नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस बेहद ही खास सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिक टॉपिक विमेन्स रिजर्वेशन बिल के बारे में, जो हाल ही में पार्लियामेंट में रखा गया और जिसने पूरे देश में एक बड़ी पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट शुरू कर दी है। आखिर ये बिल है क्या? इसमें महिलाओं को कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा? क्या ये तुरंत लागू होगा या सेंसस और डिलिमिटेशन के बाद लागू होगा? ठीक है? तो हम इस बिल में मतलब इस बिल के जो भी प्रोविजंस हैं उसको सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे और अपोजिशन इस पर सवाल क्यों उठा रहा है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस बिल का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब हम इस सेशन में समझने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम इस बिल को बेसिक से एडवांस लेवल तक समझेंगे, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल, पॉलिटिकल एंगल और प्रैक्टिकल इंपैक्ट के साथ समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस टॉपिक करंट अफेयर्स के साथ साथ पॉलिटी के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में, कौन से आर्टिकल्स हैं, क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, किस-किस तरह की मेजॉरिटी होती है, सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं विमेन्स रिजर्वेशन बिल की कंप्लीट स्टोरी को। तो सबसे पहले आप ये थंबनेल देख सकते हैं, जो कि है लर्न अबाउट विमेन्स रिजर्वेशन बिल इन पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने रिसेंटली मतलब 16 अप्रैल के दिन जो है पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में जो है बिल को प्लेस किया था, उस पे वोटिंग हुआ था, ठीक है? तो वोटिंग के बाद अपडेट ये है, सबसे पहले हम न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले न्यूज़ देखिए। गवर्नमेंट टेबल्स women's reservation bill in parliament to implement 33% quota for women ahead of 2029 लोकसभा इलेक्शंस, ठीक है? तो 2029 में अब जो अगला लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, उससे मतलब उस दिन से जो है 33% कोटा जो है लागू हो जाए, ठीक है? तो अच्छा, सर ये 33% कोटा वाला तो मैंने 2023 में सुना था। हाँ, तो ये 2023 में ही जो है 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है वीमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो 2023 में ही पास हो गया था। इसमें बताऊँगा बिल में, ये न्यूज़ में। और उस उसको पास करने के बाद वो लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। उसमें क्या था, 33% कोटा रखा गया था रिजर्वेशन वीमेन के लिए, कहाँ पे? तो लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर 33% कोटा के लिए जो बिल है 2023 में ही पास हो गया था, ठीक है? कौन-सा अमेंडमेंट था? तो 106वां अमेंडमेंट था। अभी तक टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कितने हो चुके हैं? तो 106 हो चुके हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है? तो अच्छा, वो बिल कौन-सा था? तो 128th बिल था वो। मतलब जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के लिए जो 2023 में बिल प्लेस हुआ था, वो 128वां बिल था। लेकिन सारा बिल जो है वो पास नहीं हो पाता है। लेकिन जो पास अभी तक टोटल जो पास हो गए हैं, जो इसमें प्रेसिडेंट ने अपने एसेंट दे दिया है, वो 106, यानी 100 टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कितना हो चुके हैं? 106, 106 यही था, ठीक है? ये आप ध्यान रखना। ओके। तो अभी देखो इसमें क्या लिखा है, द गवर्नमेंट ऑन थर्सडे, देखो थर्सडे के दिन जो है गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था लेजिस्लेटिव पैकेज इन पार्लियामेंट टू इम्प्लीमेंट 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज फ्रॉम द 2029 जनरल इलेक्शंस, नियरली 3 डिकेड्स आफ्टर द आइडिया वाज फर्स्ट प्रपोज्ड, ठीक है? 2029 जनरल इलेक्शन जब होगा, तब से जो 33% वाला कोटा जो है वो लागू हो जाए। 2023 में मतलब ऑलरेडी पास्ड है, बट वो अभी तक इफेक्टिव नहीं हो पाया है। उसको एक चाह रहे हैं 2029 में इफेक्ट करना। तो सर 2024 में क्यों नहीं इफेक्ट हो पाया था? उसका बहुत सारे रीज़न है, मैं सेशन में आगे बताऊँगा, ठीक है? द बिल वाज टेबल्ड इन द पार्लियामेंट बाय द यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा जो है बिल प्लेस किया गया था। द पैकेज कंप्राइजेस 3 बिल्स, इसमें 3 बिल जो है वो प्लेस हुए, मतलब होने थे, ठीक है? तो ये भी पहले की स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है? ये क्या है, गवर्नमेंट ऑन थर्सडे इंट्रोड्यूस, ठीक है? हाँ, तो 3 बिल जो है उसपे मतलब 3 बिल पे वोटिंग होनी थी, ठीक है? इंट्रोड्यूस तो हो चुका था, बट वोटिंग तीनों बिल पे होनी थी, लेकिन हुआ एक पे ही, क्योंकि पहला ही जब पास नहीं हुआ तो फिर दोनों उन्होंने इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ, ठीक है? ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन यानी 130, ये आई मीन कौन-सा बिल है? जैसे वो 128वां बिल था, कौन-सा? 2023 में जो पास हुआ था विमेन्स रिजर्वेशन बिल, लेकिन ये जो है ये 131वां बिल था, ठीक है? तो 131st अमेंडमेंट बिल था 2026, द डिलिमिटेशन बिल, एक तो ये बिल था पहला, दूसरा बिल था द डिलिमिटेशन बिल 2026 और तीसरा बिल था यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2026, ये थर्ड बिल था, ठीक है? द लॉ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट टू व्हाइल द होम मिनिस्टर मूव्ड द थर्ड। पहले 2 को जो किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉ मिनिस्टर ने, और जो थर्ड है वो इंट्रोड्यूस किया था अपने होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, ठीक है? अब ये देखते हैं। इन द फाइव, हाँ, इस पे जो है बहुत सारे अलग-अलग जो नेता हैं, वो लोग अपना-अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन हैज़ बीन लीडिंग प्रोटेस्ट सेइंग इन स्टेट्स इन नॉर्थ इंडिया सच एज़ उत्तर प्रदेश एंड बिहार वर सीन अ शार्प राइज इन पॉपुलेशन एंड अ डिलिमिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ 2011 सेंसस वुड रिजल्ट इन देयर शेयर राइजिंग शार्पली। अच्छा सर, ये सब क्या है? ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है।
तो अभी आप न्यूज़ देखो, मैं इसको इतने अच्छे से समझाऊँगा, आपको भी कभी कन्फ्यूज़न ही नहीं रहेगा, ठीक है? न्यूज़ ये है कि एम के स्टालिन जो हैं, ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मतलब आप लोग बहुत सारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो नॉर्थ इंडिया है, वहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह को ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे राइज़ हुआ है, तो उनको फ़ायदा मिल जाएगा, और जो डिलिमिटेशन है, जो कि 2011 सेंसस के बेसिस पे कहने की बात की जा रही है इस बिल के अंदर, उसको जो है अ, वो जो है ये हमारे यहाँ पे शेयर को है शार्पली घटा देगा, ठीक है? एक तो ये आप देख लो, अभी बस न्यूज़ समझो आप, ठीक है? एक तो ये पॉइंट है जो आपको समझाऊँगा मैं भी। इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 131st बिल, अमेंडमेंट बिल यानी 131वां बिल है 2026 का, जो आर्टिकल 81 हैज़ बीन अमेंडेड टू फैसिलिटेट एन इंक्रीज इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स टू 850 फ्रॉम 550, ठीक है? 550 850 सीट को करने की बात रखी गई है इस बिल के अंदर, ठीक है? ठीक है, तो 815 जिसमें 815 स्टेट्स के लिए होगा और 35 जो यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर होगा। आर्टिकल 82 इफेक्टिवली डिलिंक्स द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज विद सेंसस 2026 एंड फ्यूचर सेंसस टू, यही जो है, यही इसका पूरा कड़ी है। ये देखो, कह रहा है, देखो अभी तक क्या होता था कि डिलिमिटेशन जो है, देखो इसमें 3 बिल रखे गए थे। अब तीनों बिल कौन-कौन से थे वो मैं अभी थोड़ा-सा देर के बाद बताऊँगा। बस आप अभी ऐसे चलो पहले तीनों बिल के बारे में बता देता हूँ। ये देखो, ये जो तीनों बिल थे, 3 की बिल्स ये थे। एक तो आपका था कॉन्स्टिट्यूशनल 131st अमेंडमेंट बिल 2026, दूसरा था डिलिमिटेशन बिल 2026 और तीसरा था यूनियन टेरिटरीज़ लॉज़ बिल 2026। ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ठीक है? ये क्या कहता है कि जो लोकसभा का प्रेजेंट स्ट्रेंथ है 100 545, जब 545 था पहले, ठीक है? लेकिन जब 104th, सॉरी यहाँ देख, जो 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसमें जो है, जो 2 सीट होता था एंग्लो इंडियन के लिए, वो हटा दिया गया था, ठीक है? तो अब -2 सीट्स हो गया। तो अभी टोटल सीट्स कितने हैं लोकसभा के अंदर? तो 543 हैं। तो ये तो अब बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, पहले तो आप यही ध्यान रखना, ठीक है? लोकसभा के अंदर टोटल अभी सीट्स कितने हैं? तो 543। पहले 545 था, लेकिन 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2020 में हुआ था, ये भी लिख लो। 2020 में हुआ था, उसके तहत 2 सीट्स को हटा दिया गया था, तो टोटल सीट्स अभी 543 बच गए हैं, ठीक है? तो कह रहा है कि 543 से 850 सीट्स करने की एक तो डिमांड ये रखा गया इस बिल के अंदर। किस बिल के अंदर? तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2026 वाले में। दूसरा, इनेबल 33% रिजर्वेशन फॉर वीमेन सूनर। इनेबल मतलब इसको हमें वो पास नहीं कराना है, ये ऑलरेडी पास्ड है 2023 में, अब इसको इनेबल करना था कि 33% रिजर्वेशन जो है वुमेन के लिए जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए। मतलब जो शॉर्टेस्ट टर्म है वो 2029 2029 का जो इलेक्शन है उससे स्टार्ट करना था, ठीक है? और तीसरा है अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इमीडिएट इफेक्ट, मतलब वही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके जो सीट को इंक्रीज करना था। एक तो पॉइंट ये था, ठीक है? दूसरा पॉइंट ये था कि क्रिएट करना था न्यू डिलिमिटेशन कमीशन को, रिड्रॉ एंड रीअलोकेट सीट। अब देखो, अब जब 543, अब जो सारा का सारा कड़ी यहीं से था, मेन यही था कि जो सीट को हमें इंक्रीज करना था 543 से 850। इसकी बहुत ही पुरानी कहानी है, मैं आपको बहुत अच्छे से भी बताने वाला हूँ, ठीक है? अभी तक जो सीट था वो फ्रीज था। अच्छा, कैसे फ्रीज था वो भी मैं सेशन के आगे बताऊंगा, पहले आप तीनों बिल को समझ लो। ये न्यू डिलिमिटेशन कमीशन बनाना था। अब डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है? तो ये एक ऐसा कमीशन है जो कि सीट्स को, मतलब जब सीट बढ़ाना है तो उसके लिए नया कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बाउंड्रीज है उनको चेंज करना पड़ेगा, सीट को बढ़ाना पड़ेगा। तो सीट को बढ़ाने के लिए क्या था कि एक नया डिलिमिटेशन कमीशन को लाना था, ठीक है? ये क्या करता है? तो ये जो लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड्रीज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं, उनको जो है उनको चेंज करता है, ठीक है? तो उनको चेंज करता है, रिलोकेट करता है सीट्स को, रिजर्वेशन भी यही प्रदान करता है एससी एसटी वगैरह को। तो ये सब चीज आप ध्यान रखना, मैं आगे बताऊंगा, डिलिमिटेशन कमीशन के पूरा डिटेल बताऊंगा, ठीक है? तो इसके तहत ये था कि भाई डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाए, ठीक है? लेकिन जनरली ये बनता कब है? तो ये हमेशा बनता है एक, मतलब जो भी जनगणना होता है उसके बाद बनता है। तो जनगणना लास्ट 2011 में हुआ था, 2021 वाला हो नहीं पाया था क्योंकि उस टाइम पे कोविड चल रहा था। तो ठीक है, तो जब 2 जनगणना हुआ नहीं, तो अभी जनगणना हुआ ही नहीं है, तो इसके बाद आप डिलिमिटेशन कमीशन कैसे बना रहे हैं, इस पे भी एक विवाद उठा है, ठीक है? तो ये भी एक रीज़न था। अच्छा, लेकिन ये बिल में, पहले बिल समझ लेते हैं, ठीक है? तो डिलिमिटेशन की बिल में ये किया था कि नया डिलिमिटेशन कमीशन बनाओ, जबकि जनगणना हुआ नहीं है, फिर भी बनाओ और इस काम को जल्दी कर दो। डिलिमिटेशन बनाओ, 543 से 850 सीट को रिडिस्ट्रीब्यूट करो और उसके बाद इसको जो 2029 इलेक्शन से इसको लागू कर दो, ताकि 33% रिजर्वेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए हमारा, ठीक है? अच्छा, रीड्रॉ एंड रीएलोकेट सीट्स इन लोकसभा एंड असेंबलीज, ये बता दिया आपको, और मैप रिजर्व्ड सीट्स फॉर वीमेन, ठीक है?
उसके बाद देखो तीसरा बिल था यूनिट, अब हाँ, उसको जो है रिजर्वेशन को जो यूनियन टेरिटरीज तक में भी यूनियन टेरिटरीज के लिए अलग था कि मतलब अप्लाई डिलिमिटेशन चेंजेस टू यूनियन टेरिटरीज, जिसमें कि इंक्लूड होगा दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड अदर यूटीज, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंड वीमेन रिजर्वेशन टू यूटीज, तो मतलब वीमेन के रिजर्वेशन को यूटी में भी कैसे आपको एक्सटेंड करना है, डिलिमिटेशन कैसे हमें यूनियन टेरिटरीज का करना है, इसके लिए थर्ड बिल जो है, ये 3 बिल प्लेस हुए थे। अगर आपको तीनों बिल समझ में आ गया तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर ये तीनों बिल आप समझ गए होंगे, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ चुका है। एक तो ये था कि 543 से 850 सीट करना था, दूसरा डिलिमिटेशन कमीशन बनाना था, और तीसरा जो है उसी कमीशन को यूटी में कैसे कैसे करना है उसका काम, ये था थर्ड वाला बिल, ठीक है। अब हम चलते हैं वहां न्यूज पे, ठीक है। तो यहाँ तक हम पढ़ लिए थे, हाँ। अब देखो, द सोर्सेज सेड दैट इंटर स्टेट redistribution just means distribution of the increased number of seats not on the basis of population but on a pro rata basis to maintain federal balance. One third of the seats will be reserved for women. The delimitation exercise will take care of the boundary change of constituencies within the states based on the 2011 census. हाँ, अब ये कह रहे थे कि ठीक है अभी सेंसस तो हुआ नहीं है, तो डिलिमिटेशन हम ऐसे लाएंगे। फिर गवर्नमेंट का क्या क्या कहना था, गवर्नमेंट का कहना था कि हम 543 से सीट को बढ़ा देंगे 850। डिलिमिटेशन जो है हम मतलब अभी तो जनगणना हुआ नहीं है, तो डिलिमिटेशन आने में अगर हम जनगणना करें फिर डिलिमिटेशन करें तो ऐसा तो फिर हमारा टाइम जो है वो निकल जाएगा, 2029 का इलेक्शन ही पार कर जाएगा। फिर जाके 2034 के बाद कहीं जाके जो है ये 33% रिजर्वेशन वाला जो काम है कहीं 2034 के बाद जाके हो पाएगा। तो इसीलिए जो है इसको जल्दी करने के लिए हमने क्या किया था, मतलब गवर्नमेंट ये कह रही थी कि हम प्रो राटा बेसिस पे, प्रोपोर्शनल बेसिस पे सीट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और उस बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या करेंगे हम, 543 से 850 सीट बढ़ा देंगे। अगर आपको जनगणना डिलिमिटेशन के लिए जनगणना की जरूरत पड़ेगी तो हम 2011 का जो डाटा है वही वाला उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ लो, तो यही था, ये यही यहाँ से लिखा हुआ है, ठीक है। 2011 सेंसस के बेस पे हम उठा लेंगे डाटा को, ठीक है। अब हुआ क्या, जब ये बिल पे वोटिंग हुई तो वोट जो है वो पास नहीं हो पाया और बिल जो है वो फेल कर गया। तो अब लिखा हुआ है, ये देखो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया है, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन लाइव विल फेस wrath of women in 2029 अमित शाह प्रोटेस्ट opposition over constitutional amendment bill not passed, आगे कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक है। दिवाली का विमेन्स रिजर्वेशन बिल फेल्स इन लोकसभा, इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है। एनडीटीवी लिखता है विमेन्स कोटा बिल फेल्स लोकसभा टेस्ट, डज नॉट गेट 2/3 मेजोरिटी। अच्छा सर, ये क्या है 2/3 मेजोरिटी, तो इन सब के बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा। पार्लियामेंट स्पेशल सेशन हाइलाइट्स एनडीए अनाउंसेस नेशन वाइड प्रोटेस्ट आफ्टर ये डिलिमिटेशन बिल, इतना ये सब देखो मतलब फेल हो, विमेन्स रिजर्वेशन बिल डिफीटेड इन लोकसभा, फेल्स टू गेट 2/3 मेजोरिटी, ठीक है। तो अब यही लिखा हुआ है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 12 years that a constitution amendment bill introduced by the Modi government has fallen। 12 साल में पहला बार जो है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो जो है अभी मतलब पास नहीं हुआ है, पहली बार हुआ है 12 साल के अंदर अंदर, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे। अब देखो, the government's move to bring an amendment law on reservation of seats for women in parliament and state assemblies expand the size of the Lok Sabha network itna when the itna was defeated in Lok Sabha with 290 votes in favor और 230 votes against it। अभी देखो लोकसभा का सीट कितना है 543, अब इसका टू थर्ड जो है वो चाहिए था, तो टू थर्ड अगर करें तो तीन, तीन का तीन, दो चार, तीन 24 और तीन का तीन 181, दो आठ, एक, दो का दो, तीन, यानी 362 वोट्स चाहिए था इस बिल को पास करने के लिए। कितना चाहिए था, 362 वोट, सॉरी, ठीक है। टू थर्ड ही हो गया ना, 181, तीन का तीन और तीन दो और तीन का तीन पांच, ठीक है। एक तीन, ठीक है, 362 वोट चाहिए था, 362 वोट चाहिए था इसको बिल को पास कराने के लिए, जबकि मिला कितना, 298 वोट्स, ठीक है। तो इसके लिए जो है इट वे शॉर्ट ऑफ द 2/3 मेजोरिटी नीडेड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल टू क्लियर द हाउस। लेकिन ये क्या 362 वोट ही चाहिए थे, नहीं। इसमें क्या होता है, 2/3 मेजोरिटी की जब भी बात होती है तो वहाँ प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है। हो सकता है कि 543 में से कई मेंबर जो है एबसेंट हो गए हों, और हो सकता है कि कितना प्रेजेंट मतलब कमी प्रेजेंट हुए हों, तो उसका 2/3 निकाला जाएगा। अगर मान लिया कि 400 ही प्रेजेंट थे तो इनका 2/3 निकाला जाएगा। अगर मान लीजिए कि 500 प्रेजेंट है तो इसका 2/3 निकाला जाएगा, ठीक है। तो हालांकि अब जो बिल है वो पास नहीं हो पाया है, बेसिक बात ये है। अभी देखते हैं, महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में विफल, 2/3 बहुमत नहीं मिला, ठीक है। ये देखो, लक्ष्य से पीछे रह गए, प्रस्तावित विधेयक के पक्ष में 298 सांसदों ने और विपक्ष में 230 सांसदों ने मतदान किए। पहले विधेयक के विफल होने के बाद परिसीमन और लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने से संबंधित दो अन्य विधेयकों पर मतदान नहीं हुआ। केंद्र ने कहा और बाकी जो दो बिल थे उन पर मतदान हुआ ही नहीं। केंद्र ने कहा कि वे महिला आरक्षण संबंधित कानूनों से आंतरिक रूप से जुड़े थे, ठीक है। ये देख लो, अच्छा, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा महिलाओं को, एक मिनट, हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा महिलाओं को आरक्षण देने से इस महत्वपूर्ण अवसर को हम सभी को नहीं गंवाना चाहिए।
मैं आप सभी से अपील करने आया हूँ, इसे राजनीतिक नज़रिए से देखें, ना देखें यह राष्ट्रीय हित में है, ठीक है? ये सब जो है आर्गुमेंट्स हो रहे थे वहाँ पे केंद्रीय अमित मंत्री अमित शाह ने दोनों दिन सदन को यह आश्वासन दिया कि ये लोकसभा की सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 किए जाने के बाद दक्षिणी राज्यों का वर्तमान प्रतिनिधित्व बराबर रहेगा। ये सब जो है ये सब चीज़ें हुई थी। ये देखो, विपक्ष का दृष्टिकोण ये है कि ये विधेयक को परिसीमन से जोड़ने का विरोध करते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार महिला आरक्षण के मुद्दे को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रही है। वो वास्तव में अपने पक्ष में देश के चुनावी मानचित्र को फिर से बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह महिलाओं को का विधेयक नहीं है क्योंकि इसका महिला सशक्तिकरण से कोई लेना-देना नहीं है। यह विधेयक भारत की महिलाओं का इस्तेमाल करके और उनका आड़ में छिपकर देश के चुनावी मानचित्र को बदलने का प्रयास है। ठीक है? गांधी ने यह भी दावा किया कि सरकार जातिगत जनगणना को दरकिनार करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा वे मेरे ओबीसी भाइयों और बहनों को सत्ता और प्रतिनिधित्व देने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे ये सब आप देख लेना। ठीक है? तो ये चीज़ है। तो डिलिमिटेशन बिल 2026 शेल्व्ड आफ्टर वीमेन्स रिजर्वेशन, ये वही सब चल रहा है। बार-बार न्यूज़ वही सब आ रहा है। ठीक है? अब देखते हैं हम। हाँ, तो अब ये देखो 2023 में जो एक बिल पास हो गया था विमेन्स रिजर्वेशन बिल, विमेन्स रिजर्वेशन बिल, जो कि 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। बिल नंबर था बिल नंबर था 128वां, ठीक है? ठीक है, तो ये तो अब अपना बिल था जो पास हो चुका है, इसी को लागू करने के लिए जो है बात की जा रही है। अच्छा, इसको लागू करने तो अभी लागू क्यों नहीं हुआ? तो इसको लागू करने के लिए ये था कि जब अगला जो भी डिलिमिटेशन कमीशन आएगा उसके बाद जो है जो सीट को हम रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके बाद ये रिजर्वेशन वाला चीज़ जो है वो हम इनैक्ट कर देंगे, ठीक है? तो इसी को जो गवर्नमेंट है 2029 से चाह रही है कि 29 से हो जाए और जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो बिना जनगणना के आया और 2011 का जो जनगणना था उसी को ले ले। अच्छा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये तो बता दिया मैंने कि 3 जो की बिल्स इश्यू हुए थे, हाँ, तो अब देखो डिलिमिटेशन कमीशन होता क्या है? अब ये हम समझते हैं, ठीक है? देखो, डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है कि जो रीड्रॉ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन सेंसस सो ईच एमपी एमएलए रफली गेट इक्वल पॉपुलेशन साइज। अच्छा, डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये अपना मतलब कैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी को बांटता है, तो ये जो बांटता है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे बांटता है ताकि जो हर एक नेता के लिए मतलब एक एमपी या एक एमएलए के प्रति जो है उतना ही प्रोपोर्शन में उतना ही जनसंख्या आए, ठीक है? तो ये चीज है, ये डिलिमिटेशन कमीशन करता है, ठीक है? तो सर मतलब डिलिमिटेशन तो करता है, ठीक है, तो अभी तक बहुत कब-कब आ चुका, कितने बार आ चुका है? ये देखो डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक जो है 1952, 1963, 1973 और 2002 यानी 4 बार जो है आ चुका है। 2022 में जो है वो आना था बट हुआ नहीं है, ठीक है? तो ये हो नहीं पाया था, ठीक है ना? तो उसका ये देखो नहीं 52, 63, 1973 और सॉरी 1952, 1963, 1973 और 2002 ये 4 बार आ चुका है, ठीक है? डिलिमिटेशन कमीशन 2026 में आया नहीं, ठीक है? ये चीज़ आप ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ और मैं चलता हूँ थोड़ा-सा पीछे। हाँ, पहले इसमें देख लो कि डिलिमिटेशन कमीशन है क्या? तो आर्टिकल देखो, आर्टिकल इसके लिए आर्टिकल 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 82 और आर्टिकल नंबर 117 170। अच्छा, ये क्या है सर आर्टिकल 82? ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है 2 चीज़ों का मतलब 2 का करता है कि एमपी का और एमएलए वाला, यानी कि जो एक लोकसभा का सीट्स को करता है, मतलब रिलोकेट करता है, सीट बढ़ाता-घटाता है, जो भी चीज़ें करना है, और एक लेजिस्लेटिव असेंबली वाला सीट्स को जो है सीट्स पे ये काम करता है, ठीक है? तो ये 2 याद रखना, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के, और किसी पे सर लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले के लिए तो नहीं, इसके लिए नहीं है, ठीक है? किसी के लिए पंचायती राज वाला किसी चीज़ के लिए नहीं है, इन मेनली इन दोनों के लिए, मेनली क्या इन दोनों के लिए काम करता है। आर्टिकल 82 जो है वो लोकसभा की सीटों के लिए, आर्टिकल 170 जो है वो है उसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटों के लिए, ठीक है? तो ये 2 आर्टिकल आप ध्यान रखना। अच्छा, इसमें कौन-कौन होते हैं सर? मतलब डिलिमिटेशन कमीशन आएगा तो कौन-कौन आदमी इसमें होंगे? तो इसमें एक तो रहेगा आपको रिटायर्ड या सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज होंगे, जो कि चेयरपर्सन यही मतलब हेड करते हैं इस डिलिमिटेशन कमीशन को। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट बॉडी है जो कि पार्लियामेंट द्वारा सेट की जाती है। हाँ, टू रीड्रॉ बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आफ्टर सेंसस, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है? तो सेंसस के बाद होता है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2011 का सेंसस है, उसी को उठा लो आप, ठीक है? तो अब कैसे वर्क करता है, तो लॉ पास अगर हाँ, इसके लिए भी एक लॉ पास कराना होता है, जैसे कि ये गवर्नमेंट ने लिया है ना सर, ये जब आर्टिकल लिखा ही हुआ है तो फिर इसको लॉ पास कराने की क्या जरूरत है डिलिमिटेशन कमीशन के लिए? तो नहीं, जब भी हम डिलिमिटेशन कमीशन को लाना चाहते हैं तो उसको पार्लियामेंट में उसके लिए पास कराना होता है, हालांकि होता है वो सिंपल मेजोरिटी से ही, ठीक है? वो चीज ध्यान रखना। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब वही हाफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से, मतलब मोर देन हाफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितना मतलब प्रेजेंट है और जितना वोट किया उसमें से हाफ से ज्यादा अगर हाँ बोल दी है तो इसका मतलब आ जाएगा वो, ठीक है?
तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। उसके बाद ये देखो, अब अभी तक कितना बार आ चुका है, तो अभी तक 4 बार आ चुका है। सबसे पहले 1952 में आया था, 1951 के सेंसस के बाद आया था। 1951 में पहला सेंसस हुआ था इंडिपेंडेंट भारत का, उसमें 1952 में उसके इसके बाद 1952 में आया था, ठीक है? इसमें इम्पोर्टेंट रिजल्ट ये था कि फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन था आफ्टर इंडिपेंडेंस। फिर दूसरा बार कब आया था, तो 1963 में आया था, ठीक है? ये 1961 के सेंसस के बाद आया था, 1961 के सेंसस के बाद आया था, ठीक है? तीसरे बार कब आया था? तीसरे बार 1973 में आया था। ये देखो 1973 में आया था, ठीक है? ये फर्स्ट, ये दूसरे बार आया, ये तीसरे बार आया और ये चौथे बार आया था। ये 2002 है। गलत लिखा गया, ठीक है? कन्फ्यूज़ करेगा, 2002 है, ठीक है? ये 1, 2, 3, 4 बार है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है 1952, ये 1963 यहाँ पे लिखा हुआ है, 1973 यहाँ लिखा हुआ है, 2002 यहाँ लिखा हुआ है। इसको इसको काट ही दो, ये छोड़ो, कन्फ्यूज़न कर रहा है, ठीक है? ये काट दो, ठीक है? इसका अब ये देखो, हाँ, 1963 में सेकंड टाइम आया था, ये 1960 एक बार 1951 में सेंसस हुआ, उसका 10 साल के बाद 1961 में सेंसस हुआ, तो 1963 में आया। फिर 1971 में सेंसस हुआ, तो 1973 में आया, ठीक है? फिर 2001 में सेंसस हुआ, फिर 2002 में आया। 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन आया था। जब 1961 में आया तो अपडेट किया सीट को, बाउंड्री को, फिर जब 1971 में आया, तो उसके बाद लास्ट मेजर सीट रीएडजस्टमेंट बिफोर फ्रीज। अच्छा, इसका मतलब क्या है सर? अच्छा, ये बताता हूँ, देखो। हुआ क्या था कि 1971 में जब ये सेंसस हुआ था, 1971 में सेंसस के बाद 1973 में जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन आया था, और इसके बाद ही 1976 में यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। ये देखो, बताता हूँ। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि सीट्स ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज फ्रीज कर दिया गया था, ठीक है? अप टू 2001 तक फ्रीज कर दिया गया था, ठीक है? 2001 तक, 2001 तक फ्रीज कर दिया गया था, ठीक है? तो उसके बाद 2001 में फिर से सेंसस हुआ, 2001 में फिर से सेंसस हुआ, तो उसके बाद 2002 में फिर से डिलिमिटेशन कमीशन आया। अब जब 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन आया, तो उसके बाद क्या हुआ था कि सीट तो फ्रीज था, तो जब 2002 में आया, तो इसमें बाउंड्री बस रीड्रॉ किया गया, लेकिन सीट जो है वो अनचेंज रहा, मतलब लोकसभा का वगैरह का जो सीट है वो अनचेंज रहा। तो सीट्स अनचेंज रहने के कारण क्या हुआ, फिर उसको जो सीट को जो फ्रीज कर दिया गया, कब तक? 2026 तक। ये ध्यान रखना, ये 2002 में हुआ था, ठीक है? 2002 में क्या हुआ था कि जो है 2000 सॉरी 2001 में हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2084, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001 आया हुआ था। इसके अंदर जो है सीट्स वर फ्रीज्ड टिल 2026। इसीलिए जब 2002 में जो डिलिमिटेशन कमीशन आया था, तो उस टाइम पे इसने ना कुछ मतलब सीट में चेंज नहीं किया था, बस बाउंड्री को रिड्रॉ किया था। उसके बाद अब देखो, अब जब 2026 में लाने की बात करी जा रही थी, तो ये देखो इसमें वही था कि जो क्या-क्या होता है वो देख लेना। अब हम चलते हैं। आ क्यों रहा था, तो विमेन्स रिजर्वेशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, लोकसभा एक्सपेंशन के लिए, सीट रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फ्रीज पीरियड इंड अब क्या है, 2026 में जो है सीट का जो फ्रीज हुआ था, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 से हुआ था। ये बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अभी जो क्योंकि 2026 चल भी रहा है और ये 2026 से खत्म भी होने वाला है, तो इसे जरूर ध्यान रखना, ठीक है? तो इंडिया हैज फोर मेजर डिलिमिटेशन कमीशन सो फार। 2026 इज नेक्स्ट बिग शेड्यूल आफ्टर फ्रीज पीरियड एंड्स। अब 2026 में फ्रीज पीरियड एंड्स होने वाला है, तो इसी में हमें देखना था कि क्या होने वाला है। अभी तक कुछ कंप्लीट इसका मिला नहीं है, तो इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते, ठीक है? ये मैंने बता दिया कि डिलिमिटेशन कमीशन क्यों मतलब पास कराना जरूरी है पार्लियामेंट से, जबकि ऑलरेडी लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए पास कराना जरूरी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा हुआ है कि आपको जो डिलिमिटेशन कमीशन लाने से पहले इसको जो है पास कराना होगा, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट्स द पावर फॉर डिलिमिटेशन, बट एवरी एक्सरसाइज नीड्स अ डिलिमिटेशन एक्ट टू क्रिएट एंड एम्पावर द कमीशन, ठीक है? अभी चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो अब ये देखो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, यहाँ पे, हाँ, अभी देखो ये हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे, अब मैं आपको मेन मेन चीजें बताता हूँ, ठीक है? अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें मैंने, हाँ, जो मेन मेन चीज आपको बता दिया है। अब जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लो, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में समझ लो। ये जो एक्ट है 1976 में हुआ था, जिसमें कि सीट्स को फ्रीज कर दिया गया था, सीट्स फ्रीज्ड टिल 2001, ठीक है? फिर 2001 में जो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसके प्रति फिर सीट को जो है 2026 तक फ्रीज कर दिया गया था। अच्छा, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है सर, तो इसकी इसी के टाइम पे ना 3 वर्ड जोड़े गए थे। कौन-कौन से वर्ड जोड़े गए थे? एक वर्ड जोड़ा गया था आपका सेक्युलर, एक वर्ड जोड़ा गया था सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी।
ना जाने एग्जाम में कितना बार ये सवाल पूछा हुआ है कि आप फ्रॉम द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, ये प्रियम्बल में है, ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना। अच्छा, डीपी, हाँ, एक चीज और इसमें हुआ था कि एजुकेशन को जो है ना स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ले जाया गया था। जो एजुकेशन है टॉपिक हमारा, ये पहले स्टेट लिस्ट में था, तो स्टेट लिस्ट में, अब स्टेट लिस्ट में किससे चला गया था, कॉन्करेंट लिस्ट में चला गया था, कॉन्करेंट लिस्ट में चला गया। तो ये सारा का सारा किससे हुआ था, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत हुआ था। इसलिए जब इतने सारे चेंजेस हुए था, तो इसी को इसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम में ये सारे सवाल ना जाने कितने बार पूछे हुए हैं यार, ये सब इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, एग्जाम में हमेशा पूछना है, इसलिए आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा सर, थोड़ा सा ये भी तो बता दो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वगैरह के बारे में थोड़ा सा बताओ कि होता क्या है। अब देखो, अब जो हमने हमने इस न्यूज में पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके बारे में बताता हूँ आपको। तो हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, ये आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है, ठीक है। ये आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 368 में इसके बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, ये बिल जो है कहीं भी ओरिजिनेट हो सकता है, एक तरफ राज्यसभा है, एक तरफ लोकसभा है। अच्छा, तो सर ये क्या बिल, ये बिल सिर्फ लोकसभा में ओरिजिनेट होगा, तो नहीं, ये बिल कहीं भी ओरिजिनेट हो सकता है। यहाँ भी ओरिजिनेट हो सकता है, ओरिजिनेट, ठीक है, और यहाँ भी ओरिजिनेट हो सकता है, ठीक है, दोनों जगह ओरिजिनेट होता है। अच्छा, ठीक है सर, ये तो समझ में गया। अच्छा, इसमें प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड और नॉट, तो नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में जो है, सीए बिल में जो है वो प्रायर परमिशन जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्रेसिडेंट का। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सेपरेट इसमें दोनों हाउस से पास कराना होता है बिल को, ठीक है। इसमें ज्वाइंट सिटिंग पॉसिबल नहीं होता है, तो ज्वाइंट सिटिंग दो चीज में पॉसिबल नहीं होता है। अच्छा देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ज्वाइंट सिटिंग जो है पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में, ठीक है। अच्छा, ज्वाइंट सिटिंग पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक और केस में नहीं होता है, किस में नहीं होता है, तो ज्वाइंट सिटिंग आल्सो नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ मनी बिल। मनी बिल के केस में भी ज्वाइंट सिटिंग पॉसिबल नहीं होता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए हमेशा स्पेशल ये मतलब 2/3 मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, क्या चाहिए, मतलब समझ में आता है। अच्छा, मेजोरिटी कितने प्रकार का होता है, देखो मेजोरिटी जो है हमेशा 3 प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, दूसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी, और तीसरा होता है, इसमें एक और आता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन बाय मोर देन, मोर देन यहाँ मैं लिख देता हूँ, रेटिफिकेशन बाय मोर देन 50% लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। और थर्ड होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ये 3 तरह की मेजोरिटी है। तो सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है कि मोर देन हाफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है कि 2/3 प्रेजेंट एंड मोर देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। और रेटिफिकेशन बाय मोर देन 50% लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब है कि जो स्टेट है हमारे, जैसे 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट है, तो 28 बाई 2 कर देंगे 14, यानी कि 15 प्लस 1 कर दो, यानी कि 15 स्टेट असेंबली जो है पास कराना होता है। अच्छा, यहाँ पे कैसा, यहाँ भी मतलब 2/3 होता है क्या, जब स्टेट असेंबली में जाकर पास करें तो वहां भी 2/3 वाला वोटिंग होता है क्या, नहीं, यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी वाली वोटिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। अच्छा, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होता है कि नो मैटर हाउ मच कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट और वोटिंग, द मेन थिंग इज कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स देखे जाते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स अगर किसी भी हाउस में अगर 100 हैं, अगर प्रेजेंट है मान लीजिए कि 90 ही, तो लेकिन हम हमें क्या है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या होता है कि 100/2 करते हैं, 100/2, यानी कि 51 सीट्स हमें चाहिए ही चाहिए। अच्छा, प्रेजेंट चाहे 90 है, तो 90 में से 51 हाँ होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये चीज होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो होते हैं उसके बेसिस पे हम देखते हैं, ना कि प्रेजेंट एंड वोटिंग पे देखते हैं। ये 3 तरह का मेजोरिटी होता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल है उस केस में जरूरी नहीं है कि हमेशा स्पेशल मेजोरिटी हो, हमें सिंपल मेजोरिटी से भी कई काम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि अब स्टेट का अगर आपको स्टेट मतलब जो है क्रिएट करना है, अबॉलिश करना है, या फिर नेम चेंज करना है, बाउंड्री चेंज करना है, एरिया चेंज करना है, या फिर जो सिटीजनशिप के मैटर है, उस सब के सब सिंपल मेजोरिटी से ही जो है उसको पास किया जाता है, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी तो तब होता है जब स्पेशल केस आता है, जैसे कि ये वाला केस था, इसमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ी थी, जिसमें 2/3 था, 2/3 मेजोरिटी हमें चाहिए था, ठीक है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला मेजोरिटी हमें चाहिए था, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका इसके बारे में। अच्छा सर, एक लेकिन जो टॉपिक, अब जब सेंसस आया तो थोड़ा सेंसस के बारे में बता दो। आज आप सेंसस के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखना जिसके बारे में, ठीक है। ये देखो,
अभी चलते हैं हम, टॉपिक हमारा है अभी सेंसस। ठीक है, तो सेंसस के बारे में पढ़ते हैं। सेंसस जो है ये कौन सा मतलब मंत्रालय के अंदर आता है? तो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये किया जाता है। ठीक है, अच्छा करता कौन है? तो ये करता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा कौन सा लिस्ट है? स्टेट लिस्ट है या यूनियन लिस्ट है या कंकरेंट लिस्ट है? तो ये है यूनियन लिस्ट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि पहला सेंसस सर कब हुआ था? तो जो फर्स्ट सेंसस है वो हुआ था 1872 में लॉर्ड मायो के टाइम पे। अच्छा ठीक है, लेकिन ये क्या था? ये फर्स्ट ऑर्गेनाइज सेंसस नहीं था, मतलब सिंक्रोनाइज सेंसस नहीं था, नॉन सिंक्रोनस था। कैसा था? नॉन सिंक्रोनस था। ठीक है, तो पहला सिंक्रोनस कब हुआ? फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड सेंसस ये कब हुआ था? तो 1800 ये 81 के टाइम पे हुआ था। ठीक है, 1881 के टाइम पे हुआ था। ठीक है, ये कौन थे? किसने किसने कराया था? तो लॉर्ड रिपन ने कराया था। लॉर्ड रिपन ने कराया था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, लास्ट सेंसस सर कब हुआ है? पहला इंडिपेंडेंट मतलब जब आजाद हो गया तब सबसे पहला सेंसस हुआ था 1951 में। अच्छा सर ये बता दो कि लास्ट सेंसस कब हुआ था? तो लास्ट सेंसस जो हुआ था ये हुआ था 2011 में। अच्छा ठीक है, सर ये तो बता दो कि 2011 में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके जो 2011 सेंसस जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कितने जनसंख्या उस टाइम बताया गया? तो 181.08 करोड़। ठीक है, 121.08 करोड़। ओके ठीक है, अच्छा सर ये तो बता दो और इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। अच्छा उस टाइम पे देखो, अब 2011 सेंसस के बारे में फटाफट देख लो। यहाँ पे क्या था? जो डाटा था हमारा 943 फीमेल्स अवेलेबल थी पर 1000 मेल के लिए। पहला, दूसरा इसमें क्या था उस टाइम पे? सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा था? मोस्ट पॉपुलस स्टेट उस टाइम पे था, मतलब अभी भी वही डाटा चल रहा है, सबसे पहले यूपी। देन एग्जाम में ना जाने कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रैंक 3 मतलब तीनों को रैंक करने के आधार पे, इसलिए मैं 3 बता रहा हूँ। यूपी, महाराष्ट्र, देन थर्ड नंबर पे आता है अपना बिहार। ठीक है, ये तीन तीन एग्जाम में ना जाने कई बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन में हमेशा कंफ्यूज होता है कि यूपी देन बिहार देन महाराष्ट्र, इसलिए हमेशा एग्जाम में ये जो है याद रखना जरूर, यूपी देन महाराष्ट्र देन बिहार। उसके बाद थर्ड आता है अपना कि अब लिस्ट लिस्ट पॉपुलस कौन सा है? लिस्ट पॉपुलस स्टेट ये है अपना सिक्किम। ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एग्जाम में ध्यान रखना। उसको आता है कि हाईएस्ट लिटरेसी, सबसे ज्यादा लिटरेसी कहाँ है था? हाईएस्ट लिटरेसी केरला। कितना है? तो उस टाइम में बताया गया था कि यहाँ पे है 93.91%। ठीक है, ओके। अच्छा, लोएस्ट लिटरेसी कहाँ है? लोएस्ट लिटरेसी बिहार। कितना है? तो वहां पे था 63.82%। ठीक है, उसके बाद है हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ था? हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ था? तो केरला के अंदर। ये भी केरला ही विजेता है। ठीक है, उसके बाद लोएस्ट कहाँ है? तो लोएस्ट लोएस्ट हरियाणा के अंदर है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ओके ठीक है सर, ये बता दो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है? हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ये था आपका बिहार के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सेशन काफी पसंद आया होगा, और मैंने जो है करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से लिंक करके मैंने ये जो है ये सेशन बनाने की कोशिश की है। और जो करंट अफेयर्स को है वो स्टैटिक से लिंक करके इस सेशन को मैंने बनाया है, डिजाइन किया ऐसा। तो उम्मीद है आपको सेशन काफी पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। इससे हमें क्या मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, इन सब चीजों को पढ़ना पड़ता है, कोई फैक्ट गलत ना हो जाए, इन सब चीजों के लिए बहुत चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। तो हाँ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट हो या किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पे सेशन बनाना हो तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।